तो वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? देखिए, अपसारी मतलब क्या होता है? फैलाना। अपसारी मतलब क्या होता है? फैलाना था। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवतल लेंस क्या करता है? जो भी प्रकाश आता है तो उस प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। उस प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में कहेगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के कोई भी रेखा समानांतर आता है तो कहाँ पे आगे इकट्ठा करता है? फोकस पे, मतलब एक बिंदु पे आके इकट्ठा करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जो अपना जो मानव आई होता है, मानव आई में जो पुतली रहता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मानव का आँख किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है। और यहाँ पे क्या हो रहता है? रेटिना। तो मानव के आँख पे किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे, रेटिना पे। और रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है? दृष्टिपटल। और रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? देखिए, दंत विशेषज्ञ या डॉक्टर नाक, कान, गला आदि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो बाहर से क्लई किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जो अंदर से क्लई किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस। तो किसका करेंगे हम लोग? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो। और लेंस का बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश केंद्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघु पतन होता है या शॉर्ट सर्किट होता है उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयोग होता है? जो सौर कुकर होता है, सौर कुकर में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग कौन दर्पण लगाते हैं? तो अवतल दर्पण। ताकि जो सूर्य का प्रकाश आता है वो सारे प्रकाश को इकट्ठा करता है एक जगह और इसको क्या कर देता है? एक जगह ला के फैला, एक जगह इकट्ठा कर देता है, ताकि सौर कुकर में हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो खाना बन जाता है। तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका। देखिए, अगर मान लीजिए चुंबक है और चुंबक में ऐसे करके अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? धारावाही चुंबक। तो धारावाही चुंबक के भीतर, इसके भीतर हर एक बिंदु पर क्या होता है? मतलब कि भीतर चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। सभी बिंदु पर समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जो एसी जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ज। और बोलेगा प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? देखिए, जैसे ही आवर्धन ऋणात्मक होगा तो बीम कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे आवर्धन की बात किया था। आवर्धन को किससे लिखते हैं हम लोग? एम से। और ये क्या होता है? अगर हम दर्पण के लिए बात करेंगे तो -v/u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी और बट्टा में वस्तु की दूरी, और या इसी को लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज और बट्टा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक जैसी होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है? तो 10 के पावर -6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को, मान लीजिए ये जल विद्युत, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जल किए हैं, तो जल, और यहाँ से फिर क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग टरबाइन लगा दिए, यहाँ पे हम लोग टरबाइन, ये पानी टरबाइन पे गिरेगा और यहाँ पे हम लगा देंगे मोटर। क्या लगा देंगे हम लोग? जब मोटर लगा देंगे, अब जैसे ही पानी इस पर गिरेगा तो ये मोटर नचेगा, मोटर तो टरबाइन नचाएगा, तो यहाँ से क्या उत्पादित होगा? विद्युत। क्या उत्पादित होगा? विद्युत। तो ये जो पानी है कहाँ रहता है? स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, देखिए यहाँ पे सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। क्या होता है? दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन नज़दीक बिंदु, सामान्य नेत्र के लिए नज़दीक बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु तो क्या हो जाएगा? अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को, देखिए दीर्घ मतलब क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। दीर्घ मतलब क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब कि जो दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में जो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख ले और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखे, तो निकट दृष्टि दोष में हम किसका करेंगे? अवतल लेंस का। लेकिन क्वेश्चन पूछा दीर्घ, दीर्घ मतलब दूर, तो दूर में कौन सा? उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? देखिए जब प्रिज्म में से हम लोग जब श्वेत प्रकाश रंग गुजारते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर में लाल, सबसे नीचे में बैगनी, और बीच में कौन होता है? हरा। बीच में कौन होता है? हरा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे कम परिकीर्णन लाल का, सबसे ज़्यादा परिकीर्णन बैगनी का, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्च दृश्य, मतलब कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। दूसरा हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है? हटता है, तो हाइड्रोजन का वियोग। और तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसका उल्टा, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग होगा। हाइड्रोजन का योग होगा और इलेक्ट्रॉन का भी योग होगा। तो उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सक्रियता श्रेणी के में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? देखिए सबसे ऊपर में कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम में कौन है? कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर एसएन, फिर पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, एचजी, एजी। और सबसे कम सक्रियता कौन है? सोना। अब इसमें देखिए एयू तो सबसे कम होगा, ये होगा नहीं। एचजी भी कम होगा, ये भी नहीं होगा। कॉपर भी नहीं होगा। देखिए सोडियम कहाँ पे? तीसरे स्थान पे है। सोडियम से ज़्यादा कैल्शियम का है। कैल्शियम होता है क्या है? पोटेशियम का है। क्या कैल्शियम ऑप्शन में है? नहीं। पोटेशियम ऑप्शन में है? नहीं। तो कौन हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खड़िया का ही दूसरा नाम क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? संगमरमर। संगमरमर। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, देखिए आधुनिक आवर्त में ऐसे वाले कतार को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार। ऐसे वाले कतार को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज कतार के टोटल कितना है? 7। और ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर कितना है? 18। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्षैतिज कतार कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण, जो बॉक्साइट है किसका है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोपेनोन में उपस्थित पर्याक्रियात्मक समूह है। देखिए प्रोपेनॉन, तो अगर मान लीजिए ये कार्बन है और ये भी कार्बन है और इसमें
ओल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन का क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल किससे निकलता है, चींटी के डंक से। चींटी के डंक से कौन सा अम्ल निकलता है, मेथेनोइक। और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कौन करता है, क्षार। और क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलकर क्या दे, OH- आयन दे, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलता है, टमाटर से। किसमें मिलता है, टमाटर से। इमली में टार्टरिक अम्ल मिलता है। संतरा में, संतरा खट्टा पदार्थ है, खट्टे पदार्थ में कौन सा मिलता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो कितने होते हैं, 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होता है। जो मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग जलाएंगे, तो इसका जो उसमें से आग उत्पन्न होगा उसका लौ कैसा होगा, तो नीली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहा, मान लीजिए ये लोहा है, लोहा पे जब हम लोग जिंक को लेपित कर देंगे तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक है, मतलब सहसंयोजी यौगिक है कैसे बनता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साझा करके जो यौगिक बनेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सहसंयोजी यौगिक। देखिए NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में क्या होता है, आयनों के साझा करके जो यौगिक बनता है उसको आयनिक। CaCl2 भी आयनिक यौगिक है, Na2 भी आयनिक यौगिक है, लेकिन CH4 ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। क्योंकि देखिए कार्बन है, और कार्बन का कितना मतलब बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है 4, और हाइड्रोजन अपने आप को बनाना चाहता है 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। ये इससे संयोग कर लेगा, ये इससे कर लेगा, और ये इससे करेगा, और इससे कर लेगा, तो ये आपस में कैसे कर रहा है, सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भस्म नहीं है, मतलब क्षार नहीं है। NaCl क्या है, ये एक यौगिक है। कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। क्या यौगिक है, आयनिक यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्पी पौधे में, देखिए जैसे पुष्पी, पौध से पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, जो पुष्पी पौधा होता है, लैंगिक जनन, जो पुष्प में जो जनन होता है वह जनन कहाँ पे होता है, तो फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन उत्सर्जीय अंग है, हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कौन निकालता है, तो किडनी का दूसरा नाम क्या है, वृक्क। और इसका क्रियात्मक और मतलब किसका क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो जो विरसन कहाँ बनता है, विरसन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए प्राकृतिक संसाधन, ऐसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी, जो जितना भी जीवधारी है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंसुलिन की कमी से, देखिए इंसुलिन की कमी, जब आपके अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा। आयोडीन की कमी से कौन सा, घेंघा। और इंसुलिन की कमी से कौन सा, मधुमेह।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। और इसी के कारण, जो मैग्नीशियम के कारण ही कि मतलब कोई भी पत्ता क्या रहता है? हरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुष्प का नर जनन अंग होता है। देखिए प से पुष्प, प से पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या है? देखिए पुष्प में भी एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। तो पुंकेसर कौन सा जनन अंग है? मतलब नर है, जबकि अंडा, वर्तिका और वर्तिका ये सब क्या है? मादा जनन अंग है। ये तीनों क्या है? मादा जनन अंग है। और किसका? पुष्प का। ये किसकी बात हो रहा है? पुष्प का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उभयलिंगी जीव है। देखिए ऐसा जीव, उसके अंदर क्या है? मेल और फीमेल दोनों का गुण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी जीव। और ये कौन होता है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर मतलब मादा, नहीं, नर मतलब क्या? पुरुष। नर मतलब क्या होता है? पुरुष। तो नर युग्मक कौन है? शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। जबकि अंडाणु हो गया, अंडाशय हो गया, योनि हो गया, ये सब क्या है? मादा युग्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? यह एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस विधि से द्वारा आता है? ईस्ट में। जो अलैंगिक जनन जो मुकुलन होता है किस में होता है? ईस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ADA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तंत्रिका का हम क्या बनाए थे? फिगर बनाए हुए थे। तो देखिए एक ये है और इसके बीच में ये खाली स्थान है, और इसके खाली स्थान के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेप्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप में फ्लोएम। देखिए दो अस्थायी ऊतक होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल को पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ बना, जो भोजन बना, उस भोजन को पूरे पेड़ तक पहुंचाने का काम किसका करता है? फ्लोएम का। तो भोजन संवहन ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडाणु निषेचित होता है। जो अंडाणु होता है वो कहाँ निषेचित होता है? तो फिलिपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो भी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र। और जनरेटर का खोज किसने किया था? तो क्या हो रहा था? शादी हो रहा था, शादी में क्या हो रहा था? फेरा ले रहा था। तो फेरा से क्या होता है? माइकल फराडे। जनरेटर का खोज किसने किया था? तो माइकल फराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमको ये यूनिट याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस में मुख्य फोकस अक्ष। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो हम लोग सैलून होता है, सैलून में जो हजामत वाला दर्पण लगा रहता है वह कौन सा रहता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए जो डायनमो है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है? डायनमो विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ये याद रखिएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आँख का व्यवहार होता है, आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, जो हम लोग उदासीन, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग का तार का रंग कैसा होता है? तो काला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? देखिए अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो पहले देखिए उत्तल लेंस बनाएंगे तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक, क्या होता है ये ऋणात्मक। तो पूछ रहा है फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल लेंस, और फोकस दूरी ऋणात्मक तो किसका अवतल लेंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत, देखिए ये क्या है समानांतर क्रम है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके हम लोग लगा देंगे, समझा, ये समानांतर क्रम हो गया। कह रहा है इसमें प्रतिरोध, इसमें मान लो अभी 3 है, अब इसको घटा के हम क्या कर देंगे 2, इसमें क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, मतलब इससे इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रघटना पर प्रभावित होता है? देखिए जैसे ये छोटा सा छिद्र है और यहाँ से हम लोग लाइट पास करेंगे तो आपको एक छोटा छोटा मतलब कण दिखाई देगा, और यह कण किसके कारण दिखाई देगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रयोग होता है? देखिए तो पी बराबर में क्या होता है वी आई, क्या वी आई कहीं पर ऑप्शन है नहीं, तो वी बराबर में क्या होता है आई आर, क्या होता है आई आर। तो जहाँ पे वी है वहाँ पे आई आर लिख दीजिए, तो आई आर और इंटू में आई, तो आई कैसे हो गया 2 गो आई आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लोड अधिक हो जाता है तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है पदार्थ की प्रकृति, एल क्या है चालक की लंबाई, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे देखिए कहीं पर आई है नहीं ना है, तो इस पर निर्भर करेगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है निर्वात में, कहाँ होता है निर्वात में। तो क्या निर्वात में ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, हवा है, जल है, शीशा है, हीरा है, इस चारों के ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होगा हवा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? देखिए कोयला स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, प्राकृतिक गैस जो हम लोग यूज करते हैं एलपीजी, क्या करते हैं एलपीजी लिक्विड मतलब कि लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें किसका मिश्रण होता है? देखिए याद कीजिएगा बीपी से, बी से ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें किसका मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ये प्राकृतिक गैस क्या है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है 7.4। पेशाब का कितना होता है 6, पेशाब का कितना होता है से 6। समुद्री जल का कितना होता है 8.4। नींबू का कितना होता है 2.4। ये सब क्या है महत्वपूर्ण पीएच मान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए प्रोपेनॉल नहीं करते हैं, इथेनोइक अम्ल नहीं करते हैं, कौन सा करते हैं इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी में बोलेगा चूना पत्थर का क्या होगा CaCO3, इसी में बोलेगा लाफिंग गैस का क्या होगा N2O। भारी जल का क्या होगा D2O। नमक का क्या होगा NaCl, ये किसका है नमक का। इसी में आगे बोलेगा खाने वाला सोडा क्या होता है NaHCO3। धोने वाला सोडा क्या होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। उसके बाद होता है जिप्सम का क्या होता है CaSO4
CaSO4 इंटू में 2H2O। फिर इसी का था प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। फिर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH। फिर होता है नीला थोथा, नीला थोथा का क्या होता है CaSO4 इंटू में 5H2O। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अपक्रियाशील धातु है? देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर तांबा, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना। देखिए एल्युमिनियम यहाँ है, जिंक कहाँ है Zn, जिंक एल्युमिनियम के नीचे है। फिर लोहा कहाँ है? लोहा जिंक से भी नीचे लोहा है। और मैग्नीशियम का क्या है? सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जिंक का भी ज़्यादा है और एल्युमिनियम भी ज़्यादा है, लेकिन लोहा का क्या है? कम है। ये वाला जो डाटा है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर वाला का सबसे ज़्यादा सक्रियता है, उसके नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम। सबसे सक्रियता श्रेणी में कौन है? सोना। उसके बाद कौन है? चांदी। उसके बाद कौन है? पारा। उसके बाद कौन है? कॉपर। ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ये सक्रियता श्रेणी में मतलब क्या है? बढ़ते जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथेनिल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है। जो एथेनिल होता है ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? ये OH, ये होता है OH। देखिए OH क्या है? हाइड्रोक्सिलिक समूह। ये इसको अल्कोहल कहते हैं। O रहेगा तो ईथर कहेंगे। अगर ऐसे रहेगा CO रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? कार्बोनिक समूह, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन। COH रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्डिहाइड समूह, चाहे एल्डिहाइड। और जैसे C यहाँ पे O है और यहाँ पे मान लीजिए कोई कार्बन का समूह है और यहाँ पे कोई कार्बन का समूह है तो इसको क्या कहेंगे? कीटोन। और COOH को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक समूह। और COR के क्या कहेंगे? एस्टर समूह। और NH2 क्या कहेंगे? एमिनो समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? देखिए चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये एक pH स्केल था, यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक लिखा था। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन। अगर 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। कह रहा अम्ल का pH मानते क्या होगा? 7 से कम। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? देखिए अधातु का बात कर रहा है तो अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। लेकिन इसी में धातु बोलता, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में रहता है? तो वो कौन होता है? पारा। वो धातु होगा तो पारा, अधातु होगा तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या निम्न में से कौन सा उपधातु है? देखिए इसमें से उपधातु, तो देखिए उपधातु ये जो है ये वाला ये क्या है? अपना उपधातु है। तो उपधातु कौन है? तो इसमें जर्मेनियम। उपधातु कौन है? जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम है ना, यहाँ पे जर्मेनियम उपधातु है। फिर आर्सेनिक है, फिर Sb है, फिर Te है, फिर PO है, फिर At है, फिर B है ना, मतलब कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है? उपधातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो हम लोग ब्रश करते हैं, उस ब्रश करने में जो पेस्ट लगाते हैं उसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या करा, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड या ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त वैसे हाइड्रोकार्बन के कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन हो, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन या ट्रिपल बंधन हो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अल्केन का। तो अल्केन का क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अल्कीन का क्या होता है? CnH2n -2, ये होगा अल्केन अल्कीन। फिर क्या होता है? अल्काइन।
क्या होता है CnH2n, ये याद रखिएगा। ये हो गया अल्केन का, ये हो गया अल्कीन का, ये हो गया अल्कीन का, और ये हो गया अल्काइन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होगा? 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र बताइए? तो अल्केन, अल्कीन, ये किसका है? अल्काइन का। अल्केन का क्या होता है? CnH2n अब प्लस में 2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n और -2। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुतिया या नीला थोता का अनुसूत्र क्या होता है? तो CuSO4 इंटू में 5H2O, CuSO4 इंटू में 5H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, देखिए जब मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसमें सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपघटक का उदाहरण है। देखिए अपघटक क्या होता है? जो सड़े गले पदार्थ पे जो अपना जीवन यापन करता है उसे हम क्या कहते हैं? अपघटक। तो वो कोष में कौन होता है? कवक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? जब कोई भी मानव जो जनन अंग है 18 साल का हो जाएगा तो उसके परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ATP को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय क्या करता है? फूल का यह भाग होता है जो क्या बना देता है? फल बना देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होता है? देखिए यहाँ पे जोड़ी पूछ रहा है तो जोड़ी कितना होगा? 23। अब बोलता है कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, तब 46 होता, लेकिन यहाँ पे जोड़ी पूछा, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। क्या होता है? यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर को संतुलन बनाए रखता है। देखिए संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा? सेरिब्रम। और कोई चीज़ को यादाश्त मतलब कि यादाश्त रखने के लिए कौन सा? सेरिब्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव हृदय के कितने कोष होते हैं? 4 कोष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता का, अनुवांशिक का पिता कैसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। संतरा व नींबू के रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। देखिए दूध से जो भी पदार्थ बना हुआ है उसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिन, कौन सा? टैनिन अम्ल। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं हम लोग। आप क्या करते हैं? ये कुछ सूचक है, जैसे लिटमस है उसमें हम अगर लाल है तो अम्लीय, नीला है तो क्षारीय। अगर हम लोग उस सूचक पे अगर मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो अम्लीय कैसे पता चलेगा? अगर लाल हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा और पीला हो जाएगा तो क्षारीय। अगर फिनोल्फिथीन डालेंगे तो अम्लीय में क्या होगा? रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं देगा, लेकिन क्षारीय में क्या होगा? गुलाबी। हल्दी डालेंगे तो अम्लीय है तो पीला, अगर क्षारीय है तो लाल भूरा। चुकंदर को डालेंगे तो अम्लीय है तो लाल और बैगनी, और क्षारीय है तो पीला। लाल गोभी का पत्ता डालेंगे तो लाल बैगनी हो जाएगा और हरा हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, पीएच मान है। जैसे अमाशय रस का कितना होता है 1.0, नींबू का रस का देखिए 2.4, यहाँ पे 2.5 दिया है, सिरका का 3.4, टमाटर रस का 4.1, पसीना का 4.1, ये अम्ल वर्षा का 5.6, पेशाब का 6, दूध का 6.5, शुद्ध जल का 7, आंसू का 7.4, खून का 7.4 और चूना जल का 11.1। चूना जल कितना होता है 11.1। ये धातु और अधातु में अंतर। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में ऐसी प्रकार की चमक नहीं होती है। अब बाद में आयोडीन एवं ग्रेफाइट में धातुओं की चमक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत का धनात्मक होता है, लेकिन अधातु विद्युत का क्या होता है ऋणात्मक होता है। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अधातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है। साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती है। सिर्फ मरकरी एक ही धातु है जो किसकी अवस्था में होता है द्रव अवस्था में। अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन है जो क्या होता है द्रव अवस्था में होता है। धातुएं अधातवर्तनीय तथा तन्य होता है। अधातुएं अधातवर्तनीय तथा तन्य नहीं होता है। अब बाद में प्लास्टिक एवं गंधक। धातुएं का घनत्व उच्च होता है, लेकिन अधातुओं का घनत्व निम्न होता है। हथौड़े से पीटने पे धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धातुएं ध्वनि कहते हैं, लेकिन अधातु में ऐसा गुण नहीं होता है। चलते हैं हम लोग। देखिए जितना क्वेश्चन बन सकता था, जितना हमसे कोशिश हो सकता था, ऐसा मतलब 2 सेट और लाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भी तो इसी मतलब इतना ही से पूछेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।